हेलो स्टूडेंट, रजवार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 10वीं सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो लेसन था, हमने 5वां लेसन स्टार्ट किया था लोकतंत्र। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के कौन से प्रकार हैं और लोकतंत्र की क्या क्या वो कौन कौन से लोकतंत्र हैं, कौन कौन से लोकतंत्र प्रचलित हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में है लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इस 5 सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है लोकतंत्र से। पहला जो है सिद्धांत है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय, जिसको हम अभिजन वर्ग भी कहते हैं, अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, वो चौथा है। और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का परंपरावादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। परंपरावादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण या उदारवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत व्यक्ति के सुख और शांति और स्वतंत्रता एवं अधिकार, मतलब व्यक्ति के सुख, शांति, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता पर अधिक बल देता। उदार शब्द से ही हमें पता चला है, जिसका हृदय उदार होता है, मतलब वो दयालु होता है, जो व्यक्ति को सभी को समान मानता है, वो उस चीज़ से लिया जाता है इसको। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के सुख, शांति, स्वतंत्रता एवं अधिकार पर अधिक बल दिया जाता है, मतलब ये अधिक बल देता है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत, क्योंकि पश्चिमी देशों में ये उभर कर सामने आया था, स्टार्ट हुआ था वहाँ से। और लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। लोकप्रिय सिद्धांत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाता है। स्वतंत्र ये उदारवादी दो, एक नकारात्मक उदारवाद, एक सकारात्मक उदारवाद होते हैं। जब आगे क्लास में जाओगे, आप पॉलिटिकल साइंस लोगे, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आपको। तो इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से विद्वान हैं। पहला हॉब्स, लॉक, रूसो, ये प्राकृतिक विज्ञान है। ये समझौतावादी विचारक हैं। इनको समझौतावादी विचारक कहते हैं। व्यक्ति पहले कैसा था, अब कैसे हुआ, क्यों उन्होंने एक समाज का निर्माण किया, ये तीनों ने बताया है उसमें। बेंथम है, जे.एस. मिल है, टी.एच. ग्रीन है, जेफरसन है, हर्बर्ट स्पेंसर है आदि। लोकतंत्र का जो परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत है, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, उसके विचारक कौन कौन से हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल। और बेंथम और जे.एस. मिल आपके ये सुखवादी उपयोगितावादी विचारक हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो आपके समझौतावादी विचारक हैं। और जे.एस. मिल और बेंथम आपके उपयोगितावादी, और टी.एच. ग्रीन और ये क्या है, आदर्शवादी विचारक हैं। तो इस प्रकार ये हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवादी विचारक हैं। ये आपके इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। इस सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं या विशेषताएं या लक्षण, कुछ भी कह लो आप। पहले जो विशेषता है, व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी। यह सिद्धांत मानता है कि जो व्यक्ति है वो बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित व अहित समझने की शक्ति रखता है। व्यक्ति क्या बुद्धिमान प्राणी है, बुद्धि है व्यक्ति के पास, कि व्यक्ति इतना ज्ञानी है कि वह अपना हित और अहित को समझ सकता है। उसको पता है कि मेरा हित किस में है और मेरा अहित किस में है, उसको इसके बारे में नॉलेज है। दूसरा है सभी व्यक्ति मूलतः समान है। ये सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति है वह सभी समान है, कोई विशेष वर्ग का अधिकारी नहीं है, उसके लिए सभी समान है। तीसरा है शासन का गठन सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। इसमें जो है कहते हैं जो सरकार है वह सीमित सरकार होनी चाहिए, मतलब सीमित। अनिश्चित सरकार, अनियमित सरकार क्या होती है, अत्याचारी सरकार होती है। क्योंकि जो सीमित सरकार मतलब सीमित टाइम पर सरकार होनी चाहिए, सीमित टाइम के लिए होनी चाहिए, एक निश्चित समय के लिए सरकार होनी चाहिए। अन्यथा क्या होता है, एक सरकार जो परमानेंट हो जाती है तो वह क्या व्यक्तियों का शोषण करने लग जाती है। नेक्स्ट विशेषता है शासन सरकार की शक्ति का आधा जनता की इच्छा होनी चाहिए। बस ये बात ग्रीन ने कहा है, टी.एच. ग्रीन ने कहा कि जो शासन सरकार की जो शक्ति है वह उसकी इच्छा, जनता की इच्छा होनी चाहिए, बल ना कि बल प्रयोग होना चाहिए। मतलब सरकार की शक्ति में जनता की इच्छा होनी चाहिए, तभी जनता की इच्छा से ही वह इनका पालन करे या इनको लागू करे। नेक्स्ट है पांचवा, जो शासन के संचालन के निश्चित व आधारभूत नियम होने चाहिए। जैसे कुछ नियम होने चाहिए। पहला जो ये मान लो इसको, सरकार का संचालन जनता द्वारा किया जाना चाहिए। सरकार
जनता द्वारा चलाई जानी चाहिए। वह कह रहा है कि मतलब, या दूसरा भी कह सकते हो कि शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। बहुमत का, जैसे हमारे यहाँ होता है, बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाए। जिसको अधिक मत मिल जाते हैं वही सरकार बनाता है। लोकसभा में ऐसा होता है। इस तरह शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जैसे हमारे इधर भी ये भी व्यवस्था है कि लोग, जो सरकार होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। तो मतलब शासन, जो शासन चलाता है, जो सरकार होती है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए या जवाबदेही होनी चाहिए भाई किसी कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट है, शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। जो सरकार चलाती है, जो सरकार का उद्देश्य होता है वह व्यक्ति का कल्याण करना होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है, और उनका हित होता है, व्यक्तियों का हित होता है। अब छठा है, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जो व्यक्ति है, किसी देश का जो नागरिक है, उसको स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, उसके अधिकार प्राप्त होने चाहिए, तथा उनकी रक्षा करने के लिए, जैसे हमारे देश में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है, जो हमारे देश के संविधान ने व्यक्तियों को, नागरिकों को, तो उसकी रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी भी जरूरी है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। अगर मौलिक अधिकार तो दे दिए, मतलब वहाँ के नागरिकों, जनता को मौलिक अधिकार दे दिए, लेकिन तो उनको न्याय करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही नहीं है, तो उस मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि आपके अधिकार हैं, अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति उस अधिकार को छीनता है, और कोई ऐसी संस्था नहीं है जो सही से न्याय करे, तो उन मौलिक अधिकारों का क्या महत्व रह जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही शक्तिशाली है, वो अपनी तरफ में उसको न्याय करा लेगा। अगर स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है तो वह किसी के दबाव में नहीं आती, वह जो सही होता है उसको सही ठहराती है, और इसीलिए स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से लिया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में अल्पमत के प्रति पूरी सहिष्णुता बरती जाती है। जो लोकतंत्र है उसमें जो निर्णय लिया जाता है वो बहुमत से लिया जाता है। बहुमत की सरकार होती है, बहुमत दल की सरकार होती है। जो अधिकतर लोकतंत्र में ये होता है कि जो नेता होते हैं, जो सरकारें बनती है, वो बहुमत से, जिसको अधिक वोट मिलता है, और जहाँ पर बहुमत जिस चीज़ के लिए होता है उसको ही चुना जाता है। किंतु ऐसा नहीं है कि जो बहुमत है, जैसे हमारे यहाँ हिंदू बहुमत है तो हिंदू मतलब सरकार बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि अल्पमतों को भी हम छोड़ दें, पीछे छोड़ दें, उनके साथ अत्याचार करें, ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में होता है कि अगर बहुमत की बात पर सरकार बनती है, बहुमत से सरकार का निर्माण होता है, तो जो अल्पमत हैं उनको भी सहिष्णुता बरती जाती है, उनको भी समान अधिकार प्राप्त होते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। दूसरा है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण क्या कहता है। बहुलवादी से समझ में आता है कि इसमें क्या, बहुत सारे होते हैं, दल होते हैं, या शक्तियों का बंटवारा होता है। लोकतंत्र का यह सिद्धांत एवं दृष्टिकोण मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करते हैं। संघात्मक स्वरूप में, जिसमें शक्तियों का, संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों में। इसमें शक्ति का बंटवारा होता है, अर्थात शक्ति किसी एक के पास नहीं होती, बल्कि उसका प्रयोग सभी मिलकर करते हैं। ये सभी हैं, सभी मिलकर करते हैं। इस विचार, इनके जो प्रमुख विद्वान है या प्रमुख विचारक हैं, जे.एस. लॉस्की सबसे बड़े विचारक हैं बहुलवादी। बार्कर है, मिस पॉलेट है, डी.एच. कॉल है, और एक बर्बा है, ऐसे बहुत सारे विचार है, एक और गॉडगिल है, ऐसे बहुत सारे विचारक हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का संपूर्ण विचारधारा का केंद्र है वो है अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग मतलब किसे कहते हैं? अभिजन वर्ग एक विशिष्ट वर्ग होता है, जो होता तो अल्पमत है, किंतु समाज में उसका विशिष्ट स्थान होता है। इस वर्ग का निर्माण राजनेता, वकील, उद्योगपति, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि से मिलकर होता है। मतलब जो ऊंचे ऊंचे पोस्टों पे होते हैं, जो ऊंची स्थिति होती है, जिनको जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, वो इस वर्ग का निर्माण करते हैं, और जो सरकार के ज़्यादा क्लोज होते हैं। जैसे उद्योगपति हो गए, प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सारे ऊंचे पदों पर होते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी हो गए, ये ऊंचे पदों पर होते हैं, और ये क्या, सरकार के ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो इनको ये होते तो इनकी संख्या कम है, तो इनके होते तो अल्पमत हैं, किंतु ये सरकार को अधिक प्रभावित करते हैं। इनको अभिजन वर्ग कहते हैं। अब इनके जो विचारक हैं, मुख्य विचारक हैं जो मेन हैं, पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, लासवेल भी है, ऐसे और बहुत सारे विचारक हैं, किंतु जो मुख्य हैं वो हैं पेरेटो, मोस्का और मिचेल्स। इनकी प्रमुख पुस्तकें क्या क्या हैं देखते हैं।
जो पेरेटो है उनकी जो पुस्तक है वो है द माइंड एंड सोसाइटी। इनकी पुस्तक का नाम है द माइंड एंड सोसाइटी। मोस्का की पुस्तक है द रूलिंग क्लास। और मिचेल्स की पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज। और जो चौथा है नेक्स्ट है वो है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। मार्क्सवादी सिद्धांत लोग मार्क्सवादी मतलब जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, उनके विचारों को मार्क्सवादी कहते हैं। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। जो मार्क्सवादी है वो आर्थिक रूप से फेमस है। जो मार्क्सवादी विचारक है वो कहते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग होता है, एक सर्वहारा वर्ग होता है, और पूंजीपति सर्वहारा का क्या करता है, शोषण करता है। जो राज्य का निर्माण होता है वो भी पूंजीपति अपनी इच्छा से निर्माण करता है ताकि वह सर्वहारा वर्ग में क्या कर सके, उनका शोषण कर सके, उन पर अत्याचार कर सके। इसलिए इसको आर्थिक लोकतंत्र भी कहते हैं मार्क्सवादी को, क्योंकि आर्थिक रूप से इसमें भेद होता है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स जो इसके मित्र थे, इनकी विचारधारा में दिखाई पड़ता है और इससे व्यावहारिक रूप लेनिन, स्टालिन, ग्रामसी आदि ने दिया। अब नेक्स्ट है जो पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण। समाजवादी दृष्टिकोण एवं सिद्धांत। समाजवादी से समझ में आ रहा है कि समाजवादी होना चाहिए, मतलब समाज को सभी को साथ में लेकर चलने वाला। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय में बना हुआ है। लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है? उदारवादी सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति को सुखी होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि जो आर्थिक समानता है वो होनी चाहिए, मतलब ऐसा वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए, आर्थिक समानता की बात करता है। तो इन दोनों का मिक्सर है, मतलब दोनों को साथ में लेके चलता है। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक स्वतंत्रता के आदर्शों को साथ में प्राप्त करना चाहता है। मतलब ये समाजवादी जो सिद्धांत है वह क्या उदारवादी सिद्धांत की तरह राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवादी के सिद्धांत की तरह आर्थिक स्वतंत्रता दोनों को साथ में लेकर चलता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर भी है, स्थापित है। यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी और संवैधानिक साधनों पर विश्वास करता है। विकासवादी मतलब ऐसे साधन जिनसे क्या देश का विकास हो, और संवैधानिक साधन मतलब जो संविधान के अकॉर्डिंग हो। जैसे हम सरकार जो गलत काम करती है तो हम उस सरकार की आलोचना करते हैं, ये इस टाइप से। संवैधानिक साधन मतलब जिसमें संविधान का क्या विरोध ना हो, वो संवैधानिक साधन होते हैं। अब है लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के जो प्रकार है मेन रूप से वह दो हैं। एक प्रत्यक्ष जिसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं, एक है अप्रत्यक्ष जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। इसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं। शुद्ध लोकतंत्र, प्रत्यक्ष को शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं और अप्रत्यक्ष को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें सीधी जनता सीधे चुनाव करते हैं, सीधे सरकार का निर्माण करते हैं, जहाँ जनता का मतलब सीधी भागीदारी होती है, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब जो प्रभुत्व शक्ति है, जो प्रभु सत्ता है, उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी को भी हटाना, किसी को भी पद में चुनना, ये सारी जनता के पास में होती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, वह कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है तथा उन्हें पद से हटाती है। वर्तमान में सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही है। जैसे 5 प्रांत हैं जिनको कैंटन कहते हैं, कैंटन में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। आपका क्वेश्चन बन सकता है वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ पर, किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। यह शासन व्यवस्था छोटे व कम जनसंख्या वाले राज्यों में पाई जाती है। मिस्टर नहीं है, ही संभव है जहाँ पर जो छोटा राज्य छोटा हो और जिनकी जनसंख्या कम हो वहाँ, क्योंकि कम जनसंख्या और छोटे राज्य में ये फायदा होता है कि वहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन सकती है अपने प्रतिनिधि, मतलब जो सरकार बनाता है उस शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुन सकते हैं। क्योंकि एक बड़े से राज्य होता है, बड़े से राज्य में इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या होती है और अलग अलग उसमें राज्य होते हैं। बड़े से देश के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं और उन राज्यों में प्रत्यक्ष चुनाव कराना बहुत ही पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था होती है वह छोटे राज्यों में ही पाई जाती है, वहाँ पर ही संभव है। जैसे हमारे यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन होता है, जो पंचायतों के चुनाव होते हैं,
तो वहाँ पर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम देख सकते हैं। जैसे सरपंच का हम चुनाव करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हिसाब से करते हैं, हम सीधा वोट देते हैं। जबकि जो हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष। जो वहाँ की सरकार बनती है लोकसभा में, जो केंद्र की सरकार बनती है, वो क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। आधुनिक समय में सभी लोकतांत्रिक राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। अभी तो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रकार है, एक संसदीय लोकतंत्र, एक अधिशात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र जैसे हमारे यहाँ होता है, संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका हमारा राष्ट्रपति है, संविधान द्वारा सारी शक्ति का प्रयोग इसको राष्ट्रपति को दी है, सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी हैं। कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को दी है, किंतु उनका वास्तविक प्रयोग पीएम जो प्रधानमंत्री होता है और सहित उनके मंत्रिपरिषद करती है। अधिशात्मक लोकतंत्र में क्या होता है, नाम मात्र की और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। एक प्रकार की जो होती है कार्यपालिका होती है। अब कुछ ये संसदीय लोकतंत्र हमारे भारत में पाया जाता है, अधिशात्मक लोकतंत्र अमेरिका में पाया जाता है, यूएसए में। अब कुछ परिभाषाएं हैं। जेएस मिल, सबसे पहले जेएस मिल ने क्या कहा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, जिन्हें वह समय समय पर चुनते हैं। मतलब जो संपूर्ण जनता होता है या बहुसंख्यक समाज होता है, जो वहाँ पर वो शासन की शक्ति का अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनती है और जो समय समय पर क्या उनका चुनाव करती है। यही बात सही है। हमारे देश में जनसंख्या संपूर्ण देश भाग लेता है। जो 18 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है या स्त्री और पुरुष कोई भी नागरिक है, वो उसको वोट देने का अधिकार है, तो पूरा देश भाग लेता है इसमें। और क्या समय पर हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव भी करते हैं। 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं। डायसी क्या कहते हैं, देखते हैं। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक करता है। डायसी कहता है कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक करता है। क्यों अधिकांश भाग शासक करने का मतलब ये ना, अधिकांश लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। इसीलिए लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, ये याद रखनी आपको ज़रूरी हैं, आ सकती है। अब्राहम लिंकन ने, ये सबसे मोस्ट, ये सभी को याद होती होगी। जब भी कोई आ जाते हैं लोकतंत्र किसे कहते थे, सबसे पहले यही डेफिनेशन आपको याद होती होगी, यही आपके माइंड में आती होगी। लोग अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। मतलब लोकतंत्र जनता के लिए है और जनता द्वारा बनाया गया है और जनता ही उसमें शासन करती है। लॉर्ड ब्राइस, लोकतंत्र शासन वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं, अपितु तो संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। ब्राइस कहते हैं लोकतंत्र वह रूप है शासन का जिसमें राज्य की जो शासन करने की शक्ति होते हैं वह कानूनी तौर पर किसी वर्ग विशेष में नहीं होती। वो कोई वर्ग विशेष नहीं है भाई लोकतंत्र में यही वर्ग शासन करेगा, अन्य वर्ग शासन नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो संपूर्ण समाज के सदस्यों में नहीं होता है, संपूर्ण समाज उसमें भाग लेते हैं, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है इसकी विशेषताएं हैं लोकतंत्र की, उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, और फिर आएगा लोकतंत्र के जो गुण हैं और दोष हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।